जय हिंद दोस्तों। आज अध्याय 1 के दूसरे भाग के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे अध्याय 1 के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को जरूर देखें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। संख्या पद्धति के अंतर्गत अंकों का विभाजन हम सबसे पहले देखते हैं कि परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा जो होगी उसमें हमारे जो अंक विभाजन है वो इस प्रकार है कि यहाँ पे एक अंक मतलब वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो प्रश्न है वो 3 क्वेश्चन आने हैं। वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है वो 3 आएंगी, 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा और 3 अंक का 1 क्वेश्चन आना है। तो आज हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला जो दिया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। चूंकि हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि यदि हम देखें, इसका डिस्क्राइब करते जा रहे हैं, विश्लेषण करते जा रहे हैं कि पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, हमें पूर्ण संख्या पता है कि 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक क्या होती हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती हैं, 1, 2, 3 से होती हैं। तो अब उन्होंने पूछा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता, इसलिए हमारा ये जो कथन है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अब प्रत्येक पूर्णांक की यदि हम बात करें तो पूर्णांक क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरीके से अनंत तक ये जाते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि प्रत्येक पूर्णांक को हम बटे में कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो सकता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है, इसलिए यह कथन क्या होगा, हमारा सत्य होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब हम फिर से देखते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, अब यदि हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्या हमने क्या देखा था कि इन नंबरों के बीच में परिमेय संख्या होती है, जिसके बटे में कुछ होता है, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वो एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक तो ए वाले नंबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्णांक नहीं हो सकती। और एक क्वेश्चन जो है 2018 के पेपर में पूछा गया है, इसलिए ये कथन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। यदि हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करें तो हम पहले देख चुके हैं पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं और एक पूर्णांक है। हाँ, पूर्णांक हो सकती है, क्योंकि हमें पता है पूर्णांकों के अंतर्गत क्या होती है, 0 से 1, 2, 3 तो ये शामिल होती हैं और माइनस की भी शामिल होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। कथन सत्य है। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या की बात करें जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और वो पूछा गया है क्या, पूर्ण संख्या, तो हम कह सकते हैं कि ये भी कथन क्या होगा, हमारा असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये कथन असत्य है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम पहले ही भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं, इसलिए ये कथन क्या होगा, हमारा सत्य हो जाएगा। अब देखते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हमें बतलाना है कि 2 परिमेय संख्याएं, मान के चलो हमने ले लिया 1 और 3, 2 संख्याएं 1 और 3 हैं, इनके बीच में हमें बताना है कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में पहले ही से बता दिया था कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए हम इसका आंसर क्या बोल सकते हैं, कितनी परिमेय संख्या, तो हम कह सकते हैं अनंत परिमेय संख्याएं, या फिर बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखते हैं कि संख्या करनी 5 1। अब हमें पता होना चाहिए कि जो संख्या करनी 5 है हमारी वो क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो संख्या करनी 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। संख्या 5 क्या है, एक
अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, कैसे हम बतलाएंगे? हम बता सकते हैं कि अपरिमेय संख्या हमने बताया था जिनको हम p बटे क्यू बराबर नहीं है जीरो के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और हम बता सकते हैं कि वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिनका दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती होता है, वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और हम बता सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो करनी के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए करनी 5 हमारी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। करनी 5, अब एक क्वेश्चन फिर से पूछा गया कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। देखो ये क्वेश्चन 2019-20 के हैं जो अभी आए हैं और पिछले साल आए हैं कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया है कि करनी 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। देखते हैं कि करनी 225 एक संख्या है। अब देखो जरा, करनी 225 हमें क्या बतलाना है कि इन्होंने पूछा गया है कि करनी 225 एक संख्या है। कौन सी संख्या है ये बतलाना है, परिमेय है अपरिमेय है। तो हमने क्या बताया अभी कि परिमेय संख्या वो कहलाती हैं जो करनी के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं होती। लेकिन यदि हम करनी के अंदर जो 225 है वो उसको देखें तो करनी के अंदर जो 225 है वो 15 का स्क्वायर है, मतलब 15 15 225 की जो करनी होता है वर्गमूल होता है उसका मान 1/2 की घात होता है, इसलिए कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 15। 15 क्या है? 15 को हम एक लिख सकते हैं, 15 के बटे में कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 मतलब कुछ नंबर हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्गमूल के अंदर 225 एक परिमेय संख्या है। यहां देखते हैं क्वेश्चन कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, हमने बताना है ये सत्य है या असत्य। तो हमने अभी पढ़ लिया कि करनी 3 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए कथन क्या होगा हमारा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि करनी 3 का दशमलव प्रसार है। तो करनी 3 का जो दशमलव प्रसार है, यदि हम उसको देखें कि करनी 3 का वो दशमलव प्रसार जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है 1.732 और आगे भी बढ़ता जाता है। लेकिन इसमें दशमलव के बाद हमें कोई एक आवर्ती संख्याएं नहीं मिलती, इसलिए जो करनी 3 है इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अनुवसानी अनावर्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो 36/100 का दशमलव प्रसार देखने के लिए हम क्या करते हैं? 36 में 100 से भाग देते हैं, भाग नहीं जाएगा इसलिए हम दशमलव रखेंगे तो शून्य आ जाएगा। कितने बार चला जाएगा? 3 बार। 100 तिया 300 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर शून्य रखेंगे तो 100 6 600, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब ये कैसा है? शांत दशमलव है। हम कह सकते हैं कि जो 36/100 संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत दशमलव है। यह क्वेश्चन है कि 9 के ऊपर 1/2 की घात लगी हुई है। 9 के ऊपर 1/2 की घात लगी हुई है, इसका मान खाली स्थान है। ये अभी पिछली जो वार्षिक पेपर हुआ है अभी इस साल का, उसमें एक क्वेश्चन आया कि 9 के ऊपर 1/2 की घात है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, इसका जो मान होगा वो क्या होगा। तो इसका मान हमें ज्ञात करने के लिए हमें पता है 1/2 की घात लगी है, ठीक है। तो हम 3 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो क्या निकली? 3 3। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 3 के ऊपर 1/2 की घात। अब 3 कितने बार आया है? 2 बार आया है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? 3 के ऊपर 2 की घात और उसके ऊपर 1/2 की घात। तो हमें पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a के ऊपर m की घात के ऊपर यदि कोष्ठक के ऊपर n की घात होती है तो इसको हम क्या कर लेते हैं? a के ऊपर ये दोनों घातें का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 के ऊपर 2 गुणित 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो 3 के ऊपर 1 की घात मतलब 3। तो इसका हमारा जो आंसर आ जाएगा कि 9 के ऊपर 1/2 की जो घात है उसका मान क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। a के ऊपर m की घात का गुणा a के ऊपर n की घात से करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है क्या मिलेगा?
ए के ऊपर एम की घात और ए के ऊपर एन की घात का गुणा करते हैं तो हम पहले भी डिस्क्रिप्शन में पढ़ चुके हैं। एक घातांक का नियम होता है कि आधार यदि हमारे समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो एम प्लस एन हो जाएगा। इसको देखते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हमें बतलाना है जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम चूंकि जानते हैं कि शून्य के बटे में हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब शून्य को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू क्या है, 0 भी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। मतलब ये कथन क्या है, हमारा सत्य है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है। कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, सदैव अपरिमेय होता है। तो हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था कि यदि एक अपरिमेय संख्या है और दूसरी भी अपरिमेय संख्या है तो यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो इसका जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है तो इसके बारे में हम पहले से नहीं बता सकते कि वो अपरिमेय होगा या परिमेय होगा, इसलिए ये कथन जो होगा हमारा असत्य होगा। ठीक है, असत्य होगा, सदैव अपरिमेय होता है तो हमारे ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कंप्लीट होते हैं।